नमस्कार। आज हम शुक्र की प्रशासनिक प्रणाली या राष्ट्र के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासन का संगठन। पहला, केंद्रीय प्रशासन का संगठन। शुक्र ने राज्य भृत्यों के महत्व को बताते हुए राजा को परामर्श दिया कि वह राज्य की उन्नति के लिए अनेक ज्ञानवान व गुणी सहायकों की नियुक्ति करे। शुक्र ने राजा से भृत्य या वेतन प्राप्त करने वाले उसके सभी सहायकों को राज्य भृत्य या राज्य कर्मचारी कहा है। उन्होंने 7 प्रकार के भृत्यों का उल्लेख किया है। पहला है विभिन्न राजनीतिक विभागों के प्रकृति एवं दर्शक। दूसरा, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष, सचिव तथा उनके सहायक, जैसे सेना का विभाग अशुपति तथा उसका सहायक अशुपाल। तीसरा है भूकर भाग वसूलने वाले अधिकारी, जैसे अनु सामंत आदि। चौथा है धर्म कलाओं एवं विद्याओं के विशेषज्ञ, जैसे ज्योतिष तंत्र मंत्र के ज्ञाता। पांचवा, राजा एवं महल के विभिन्न राज भृत्य, जैसे विदूषक, अंतःपुर के भृत्य आदि। छठा, स्थानीय अधिकारी, जैसे ग्रामाध्यक्ष, सहसाध्यक्ष आदि। और सातवां, विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले हीन भृत्य अथवा सेवक, जैसे दुर्ग शिल्पी, नाविक, जुलाहे, धोबी, बढ़ई, कुली, माली आदि। शुक्र ने उपरोक्त सभी वर्गों के अधिकारी, सहायकों, सेवकों की नियुक्ति संबंधी योग्यता पर प्रकाश डाला और उनके कार्य भी बताए। दूसरा है स्थानीय प्रशासन का संगठन। शुक्र ने ग्राम एवं नगर के प्रशासन के संदर्भ में अग्रलिखित 6 अधिकारियों का उल्लेख किया है। सहसाधिपति, ग्राम नेता, ग्रामप, भागाहार, लेखक, शुल्क ग्राहक तथा प्रतिहारी। सहसाधिपति अपराधियों को दंडित करता है। ग्राम नेता चोर, डाकू व अन्यायी अधिकारियों से प्रजाजन की रक्षा करता है। भागाहार प्रजा से कर वसूलता है। शुक्ल ग्राहक व्यापारियों से कर एवं शुल्क चुंगी प्राप्त करता है। लेखक सभी स्थानीय आर्थिक लेखों को रखता है तथा प्रतिहारी राजा द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को राजा तक ले जाने का कार्य करता है। शुक्र ने ग्रामों व नगरों की नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में कुछ अन्य राज्य अधिकारियों को उल्लेख किया है, जैसे सालाधिपति, नगर व ग्राम के रक्षा पुरुष आदि। दूसरा, इसमें प्रशासन के विभिन्न विभाग व कार्यालय पद्धति। पहला, प्रशासन के विभाग। शुक्र ने प्रशासन के अग्रलिखित 20 विभागों का उल्लेख किया है, जैसे गज विभाग, अश्व विभाग, रथ विभाग, पदाति पैदल विभाग, दुधारू पशु विभाग, ऊंट विभाग, मृग विभाग, पक्षी विभाग, स्वर्ण विभाग, रत्न विभाग, रजत विभाग, वस्त्र विभाग, राजभवनों आदि का विभाग, सामान्य द्रव्य विभाग, दानादि परोपकार विभाग आदि। प्रशासन की कार्यालय पद्धति। शुक्र ने प्रशासन की कार्यालय पद्धति में लिखित आदेशों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका मत है कि अधिकारी अथवा सहायकों को बिना लिखित राज्य आज्ञा के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की मुद्रा व हस्ताक्षर युक्त लिखित आदेश ही वास्तविक राजा का होता है, व्यक्ति राजा का नहीं। अलिखित आदेश देने वाला राजा, ऐसे आदेशों का पालन करने वाले कर्मचारी दोनों ही चोर होते हैं। यह उल्लेखनीय है कि शुक्र ने प्रशासन व्यवस्था में मुख्यतः 2 प्रकार के लेखों को महत्वपूर्ण माना है, वृत्तलेख तथा आर्थिक लेख। वृत्तलेख के अनेक उपभेद होते हैं, जयपत्र, आज्ञापत्र, शासन पत्र, प्रसाद पत्र, भोग पत्र आदि। शुक्र ने आय व व्यय से संबंधित विभिन्न आर्थिक लेखों का भी उल्लेख किया है। अब यहाँ यदि हम चर्चा करें तो ये देखने में आता है कि शुक्र ने जो चीज़ें इतने समय पहले बताई थी, वो चीज़ वर्तमान में कहीं ना कहीं अभी भी विभिन्न राष्ट्रों में, न केवल भारत में, बाकी अन्य राष्ट्रों में भी अपने अस्तित्व में है। और प्रशासन की जो व्यवस्था शुक्र ने बताई थी कि लिखित आदेश और मुद्रा और हस्ताक्षर, ये चीज़ें अभी वर्तमान में भी इन्हीं पद्धतियों में चल रही हैं। तो ये देखते हैं कि देखिए शुक्र ने कितने समय पहले इन सारी चीज़ों को विस्तार से समझाया, जिन चीज़ों को आज भी हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। और प्रशासनिक व्यवस्था पर तो शुक्र के विचार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि उन्होंने उस समय, इस समय तक की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की और ये बताया कि एक प्रशासनिक व्यवस्था का सही ढंग से कैसे संचालन किया जाता है। कमोबेश भारत में भी आज वर्तमान में शुक्र ने जो प्रशासनिक प्रणाली बताई थी, कहीं ना कहीं उसका अनुकरण अवश्य किया जाता है। शुक्र ने प्रशासन के कुशल संचालन के लिए राजा के लिखित आदेशों को स्मृति पत्र फाइल के रूप में सुरक्षित करने की प्रणाली स्वीकारी है, ताकि समय बीतने पर प्रशासन में भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन में दैनिक, मासिक, वार्षिक तथा बहुवर्षीय रिपोर्टें तैयार करने पर भी बल दिया। प्रशासन के कुशल संचालन के लिए शुक्र ने सूचनाओं की प्रतिदिन प्राप्ति पर जोर दिया
उनका मत है कि राजा को प्रतिदिन 100 कोस दूर तक के प्रदेशों की सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। शुक्र ने राजकीय कार्यालय या कार्य स्थानों की सुरक्षा हेतु पहरेदारों व रक्षकों की व्यवस्था को भी स्वीकारा है। प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था अथवा राजकीय सेवा के प्रमुख नियम। पहला, भृत्यों के गणवेश व चिन्ह। शुक्र ने विभिन्न अधिकारियों की दूर से और सरलता से पहचान के लिए उनके गणवेश, मुकुटों, वाहन, वादों आदि की व्यवस्था स्वीकारी है। शुक्र के अनुसार विभिन्न भृत्यों को उनके पद के अनुरूप रत्नों, स्वर्ण, रजत, पीतल, तांबे, लोहे आदि के तगमे की प्रदान कर दिए जाने चाहिए। दूसरा है वेतन भृति संबंधी नियम। अन्य आचार्यों की तुलना में शुक्र का वेतन संबंधी विवरण इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि उन्होंने भृत्यों के लिए वेतन की सुनिश्चित राशियां बताने के स्थान पर भृति देने के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जैसे कार्यमान भृति, यानी कि किए गए कार्य की मात्रा परिणाम के अनुसार भृति वेतन का भुगतान किया जाता है। दूसरा है कालामान भृति। काल समय की गणना के आधार पर भृति का भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष, प्रतिमाह अथवा प्रतिदिन भृति दी जाती है। और तीसरा है कार्य कालामति भृति। इस वेतन भुगतान के सिद्धांत के अंतर्गत कार्य और काल दोनों का आधार बनाया गया है अथवा एक निश्चित काल में किए गए कार्य की मात्रा को देखकर भृति दी जाती है। अब देखिए, वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभाग या प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत कहीं ना कहीं इन तीनों को ध्यान में रखकर ही किसी भी कर्मचारी के वेतन का निर्धारण किया जाता है और उसे नियमित वेतन की व्यवस्था की जाती है। शुक्र ने भृति के भुगतान के उपरोक्त सिद्धांतों के साथ ही भृति की अधिकतम एवं न्यूनतम मात्राओं पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने 4 प्रकार की भृति या वेतन की मात्राएं बताई हैं। पहली है श्रेष्ठा भृति, मध्यमा भृति, समा भृति तथा हीना भृति। श्रेष्ठा भृति वह है जिसमें भृत्य के स्वयं के परिवार, स्वयं उसकी पत्नी, बच्चे तथा अवश्य पोष्य माँ बाप आदि आश्रित तथा अन्य अतिथियों आदि का भी भरण पोषण संभव। मध्य भृति वह है जिसमें भृत्य के परिवार तथा अवश्य पोषण जन का ही भरण पोषण होता है। समा भृति केवल भृत्य के परिवार के अन्न वस्त्र आदि के लिए प्राप्त होती है और हीना भृति केवल स्वयं भृत्य के ही भरण पोषण में सहायक होती है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि वह भृति का लोप नहीं करे, अर्थात भृत्य के वेतन में कटौती नहीं करे और सदैव नियत समय पर वेतन दे। उन्होंने अत्य अल्प भृति, हीन भृति को तजात्य माना है, क्योंकि इससे भृत्य असंतुष्ट रहते हैं और वो राजा के आलोचक तथा प्रजाधन का हरण करने वाले हो जाते हैं। शुक्र ने शूद्र तक के लिए हीना भृति के स्थान पर समा भृति को उचित माना है। शुक्र ने श्रेष्ठता भृति को अधिकतम भृति के रूप में तथा समा भृति को निम्नतम भृति के रूप में स्वीकारा है। शुक्र कहते हैं कि भृति के निर्धारण में भृत्य की कार्य की क्षमता को आधार बनाया जाना चाहिए। कार्य क्षमता के अनुसार 3 प्रकार के कर्मचारी हो सकते हैं, मंद, मध्य तथा शीघ्र, और उन्हें क्रमशः समा, मध्यमा तथा श्रेष्ठ भृतियां दी जानी चाहिए। साथ ही शुक्र का मत है कि जैसे भृत्यों की योग्यता गुणों में वृद्धि हो वैसे वैसे ही उसकी भृति में भी वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि इसे अंत में स्वयं राजा या राजहित को ही लाभ होता है। तीसरा है सेवा अवधि। शुक्र ने सामान्य स्थिति में एक भृत्य की सेवा अवधि 40 वर्ष स्वीकारी है, किंतु इसके साथ ही बताया है कि भृत्यों की सदैव परीक्षा रहती रहना चाहिए और ऐसे भृत्यों को पदमुक्त कर देना चाहिए जिसमें ऐसे अवगुण उत्पन्न हो गए हों जो उसके पद के दायित्व में बाधक हो, अर्थात राज सेवा में उन भृत्यों को ही रहने दिया जाना चाहिए जो योग्य हों। शुक्र ने ऐसे सभी अधिकारियों को भी पदमुक्त किया जाना उचित माना है जिनके विरुद्ध 100 प्रजाजन ने लिखकर शिकायत की हो। चौथा है पदोन्नति एवं पदोन्नति। शुक्र के अनुसार जब कोई भृत्य अत्यंत सेवा भाव से अपने दायित्वों को पूरा करता है तो उसे अप्रधान सहायक सेवक को प्रधान सेवक बनाया जाना चाहिए। इसके विपरीत कोई प्रधान सेवक आलस्य आदि के कारण अपने दायित्वों की उपेक्षा करता है तो उसे अप्रधान सेवक बना दिया जाना चाहिए। शुक्र कहते हैं कि उच्च पद रिक्त होने पर सहायक पद पर कार्यरत योग्य भृत्य को उस उच्च पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। पदोन्नति की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए शुक्र कहते हैं कि कोई नया कर्मचारी जैसे जैसे अपने से श्रेष्ठ पद के लिए योग्य होता जाए वैसे वैसे उसे निरंतर श्रेष्ठ पदों पर नियुक्ति किया जाना चाहिए और अंत में प्रधान पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। 5वां है भृत्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। शुक्र मानते हैं कि राजा भृत्य संभवतः छात्रवृत्ति देकर व्यक्तियों को विभिन्न कलाओं
एवं विद्याओं का अध्ययन प्रदान करने का प्रबंध करे और उनके अध्ययन प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें उचित कार्यों पदों पर नियुक्त करे। पेंशन एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार राज्य सेवा में 40 वर्ष पूरा करने वाले भृत्य को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए और उसे पेंशन के रूप में आधा वेतन आजीवन दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा भृत्य मर जाए तो उसके अवयस्क पुत्र अथवा अपाहिज पुत्र अथवा उसकी पत्नी एवं अविवाहित कन्या को आधा वेतन दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त भृत्य के लिए पेंशन के साथ ही पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। शुक्र कहते हैं कि राज्य कार्य के दौरान मरने वाले भृत्यों के परिवार की रक्षा के लिए उदार क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार ऐसे भृत्य के पुत्र को अल्पवयस्क रहने तक उसे भृत्य का पूरा वेतन दिया जाना चाहिए अथवा उसके वयस्क होने पर उसे गुण के अनुसार उसे सेवा कार्य देकर वेतन दिया जाना चाहिए। सातवां, भविष्य निधियों बोनस की व्यवस्था। शुक्र कहते हैं कि राज्य भृत्यों के लिए भविष्य निधि की योजना स्वीकार की जानी चाहिए। राजा को भृत्य के वेतन की कुल राशि का 6वां अथवा 4था भाग काटकर अपने यहाँ जमा करना चाहिए और 2 या 3 वर्ष बाद उस जमा राशि के आधे या पूरे भाग का भृत्य को भुगतान कर देना चाहिए। शुक्र ने सभी भृत्यों के लिए बोनस अर्थात सामान्य व समान पारितोषिक की व्यवस्था भी स्वीकारी है। शुक्र के अनुसार भृत्य को प्रतिवर्ष उसके वेतन का 8वां भाग पारितोषिक के रूप में या बोनस के रूप में दिया जाना चाहिए। शुक्र ने भृत्य की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक यानी इंसेंटिव के रूप में भी पारितोषिक की व्यवस्था की है। जब कोई कर्मचारी अति विशिष्ट योग्यता के साथ किसी कार्य को पूरा करे तो उसे उस कार्य के अष्टमांश को पारितोषिक के रूप में उस भृत्य को दिया जाना चाहिए, अर्थात उस कार्य को करने में जो वेतन बनता हो उसका 8वां भाग पारितोषिक के रूप में दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भृत्यों के सामान्य विश्राम व अवकाश के नियम। शुक्र कहते हैं कि नियमित भृत्यों को प्रतिदिन 12 घंटे राज कार्य करना होता है। शुक्र ने 24 घंटे के संदर्भ में बताया कि नियमित भृत्यों को प्रतिदिन अपना गृह कार्य आदि करने के लिए दिन में 1 यम यानी 3 घंटे तथा रात्रि में 3 यम यानी कि 9 घंटे का अवकाश मिलना चाहिए। रोजंदारी पर कार्य करने वाले भृत्यों के लिए कहा गया है कि नित्य भृत्यों को दिन में आधा यम 1.5 घंटे का अवकाश मिलना चाहिए। शुक्र ने राज्य भृत्यों के संदर्भ में सार्वजनिक अवकाश का भी उल्लेख किया है। शुक्र के अनुसार उत्सव आदि के दिन भृत्यों से कार्य नहीं कराना चाहिए। यदि कार्य अति आवश्यक हो तो उत्सव के दिन भी कार्य कराया जा सकता है, किंतु श्राद्ध के दिनों में कभी भी कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। इसके अलावा भृत्य को प्रतिवर्ष 15 दिन का सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए, जो हम पीएल की बात करते हैं। शुक्र ने स्वास्थ्य अवकाश या मेडिकल लीव की व्यवस्था भी स्वीकारी है। जो भृत्य राजकीय सेवा के 5 वर्ष पूरा कर चुका हो उसे 1 सप्ताह का सवेतन स्वास्थ्य अवकाश दिया जा सकता है। इससे अधिक अर्थात कई माह तक बीमार रहने वाले भृत्य को 1/4 वेतन काटकर शेष वेतन दिया जाना चाहिए। 1 वर्ष तक लगातार बीमार रहने वाले भृत्य को सामान्यतः 3 माह का वेतन ही दिया जाना चाहिए, किंतु उसकी बीमारी की स्थिति पर विचार करके वेतन की मात्रा को कम या अधिक किया जा सकता है। यदि भृत्य 1 साल से भी अधिक समय तक बीमार रहे तो उसे 6 माह का वेतन दिया जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। किंतु जब कोई योग्य भृत्य बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी की अवधि की उपेक्षा करके उसे सदैव आधा वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए। शुक्र ने स्वास्थ्य अवकाश के संदर्भ में प्रतिनिधि की व्यवस्था भी स्वीकारी है। उनके अनुसार जब कोई भृत्य लगातार 1 वर्ष तक बीमार रहे तो उसके सेवा कार्य पर उसी के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिए। 9वां, भृत्यों के कर्तव्य व अकर्तव्य या आचार संहिता तथा सेवा योग्य राजा। शुक्र ने यह बताया कि भृत्यों को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किंतु दुर्गुणों व अकर्मों से बचना चाहिए। उनके इन विवरण को भी हम भृत्यों की आचार संहिता कह सकते हैं। शुक्र का मत है कि भृत्य को स्वामी राजा के प्रति तथा अपने सेवा कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए।
भृत्य को नित्य समय पर अपने कार्यालय कार्यस्थान पर हाजिर होकर अपने कार्य को करना चाहिए। उसे राजा के प्रति पूर्ण अनुरक्त व समर्पित होना चाहिए। राजा द्वारा बुलाए जाने पर पूर्ण मर्यादा के साथ राजा को अपने कार्य की जानकारी देनी चाहिए। उसे शिष्टतापूर्वक राजा को सद्कार्य की प्रेरणा देनी चाहिए और कभी भी मात्र चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। सभी भृत्यों को राजा द्वारा दिए गए वस्त्र वर्दी या राजचिन्ह धारण करने चाहिए और सदैव राजा की प्रशंसा करनी चाहिए व अन्य से भी राजा की प्रशंसा सुननी चाहिए। यदि भृत्य के क्षेत्राधिकार में अनुचित परिवर्तन हो तो उसे उचित अवसर आने पर राजा से निवेदन करना चाहिए। एक भृत्य को अन्य भृत्यों से न तो ईर्ष्या करनी चाहिए और न उसके क्षेत्राधिकार को छीनने की कोशिश करनी चाहिए। सभी भृत्यों को एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना चाहिए और एक दूसरे की कमियों की उपेक्षा करते हुए कार्य की पूर्णता व त्रुटिहीनता की ओर ध्यान देना चाहिए। भृत्यों को कभी भी प्रजाजन से झूठे वादे नहीं करने चाहिए, अपितु संभव होने पर उनके कार्यों को शीघ्रता से कर देना चाहिए। उन्हें अनुचित कार्यों का त्याग करना चाहिए, जैसे रिश्वत लेना, जुआ खेलना, क्रोध करना, कामुकता, दुष्चरित्र आदि। शुक्र द्वारा वर्णित भृत्यों की आचार संहिता का निष्कर्ष है कि राज्य के सेवा में केवल योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाना चाहिए और उन्हें ही पदोन्नत किया जाना चाहिए तथा अयोग्य भृत्यों को पदोन्नत तथा पदमुक्त किया जाना चाहिए। शुक्र ने कर्मचारियों की आचार संहिता को प्रस्तुत करने के साथ ही इस तथ्य पर भी बल दिया कि स्वयं राजा का आचरण भी भृत्यों के प्रति उचित व नियमानुसार होना चाहिए। उनका मत है कि स्वेच्छाचारी राजा की सेवा अत्यंत दुखदायी होती है, अर्थात मात्र नीतिमान राजा की सेवा नौकरी ही की जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्र ने जो अपनी प्रशासनिक प्रणाली का विस्तृत विवरण किया है उसमें उन्होंने सभी चीज़ों को समाहित करने का पूरा प्रयास किया है। यदि हम देखें कि कर्मचारियों की नियुक्ति, तो नियुक्तियों के बारे में उन्होंने विशेष रूप से बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन उनके कार्य के अनुपात में दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कर्मचारी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भविष्य निधि की व्यवस्था की है। साथ ही साथ अवकाश के बारे में उन्होंने बताया और उसमें भी 2 प्रकार के अवकाश, सवैतनिक अवकाश और स्वास्थ्य अवकाश, दोनों की बातें उन्होंने की। आज भी हम देखते हैं तो प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया गया है और कहीं ना कहीं शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण इन सब के अंतर्गत किया गया है। साथ ही उन्होंने एक कर्मचारी की सेवा अवधि और उस सेवा अवधि के अंतर्गत उसकी पदोन्नति के बारे में बताया, जिससे कर्मचारी कार्य को अधिक अच्छे ढंग से और प्रोत्साहित होकर करता है और वह उस विभाग के अंतर्गत सर्वोच्च पद पर पहुंचने का पूरा प्रयास करता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे तो उसके पदावंतन की व्यवस्था भी उसके अंतर्गत की गई है। यानी कि जहां एक तरफ उसे पारितोषिक दिया जाता है तो गलत कार्य करने पर अन्य कर्मचारियों को दंडित भी किया जा सकता है, यानी कि उन्हें पदोन्नत भी किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने समय, काल और परिस्थिति के अनुसार कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में भी बताया कि उन्हें हमेशा नवीन चीज़ सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और समय समय पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के पेंशन और उन पर आश्रित लोगों की व्यवस्था करने के बारे में और क्षतिपूर्ति के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुक्र की प्रशासनिक प्रणाली कहीं ना कहीं आज भी अनुकरणीय है और उनके विचार आज भी प्रभावशाली और प्रभावित है। थैंक यू।